ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के अधीक्षक डॉक्टर एस.के. पिप्पल से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद, और बातचीत का विषय है कोविड-19 और तकनीकी समझ। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। और हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर के तमाम दुनिया में बहुत भयावह स्थिति पैदा हुई है और हम सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और तमाम तैयारियों के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो नए नए बिंदु हैं जो विज्ञान जगत में, चिकित्सा जगत में बहुत प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आप हैं डॉक्टर एस.के. पिप्पल, अधीक्षक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले इस भेंट वार्ता की शुरुआत हम करना चाहेंगे जो बुनियादी सवाल हैं उनके बारे में, कि कोविड-19 को लेकर के बहुत तैयारियां तो हैं, लोग बहुत जागरूक भी हो गए हैं, लोग हर तरह के एहतियात का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपसे संक्षेप में पूछें कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए, श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड-19 जो है ये एक वायरस इन्फेक्शन है, जैसा कि ये चाइना से, वुहान शहर से शुरू हुआ और ये जो है विभिन्न माध्यमों से होता हुआ अपने पूरे विश्व पे फैल चुका है और हमारे भारत में भी आया। तो हमारे भारत में थोड़ा सा बाद में आया है, बाकी दूसरे देशों में पहले पहुंच गया था। अब ये है कि ये थोड़ा सा, ये जैसा कॉमन वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस या सार्स, एक बीच में स्वाइन फ्लू चला था, तो उस तरह का वायरस है। बट इसकी वेरुलेंसी में इसके अफेक्ट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है जी। और ये जो है मुख्यतः जो है खांसने और छींकने के जो ड्रॉपलेट निकलते हैं या छोटे छोटे सलाइवा के जो कण होते हैं उनसे फैलता है जी। ये फैलने का इसका माध्यम है। इसका इंक्यूबेशन एक पीरियड होता है जिसमें कहते हैं कि मरीज को इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसे कम से कम 14 से 18 दिन 20 दिन लगते हैं और लक्षण आने में। इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये जैसे अपन किसी भी मरीज के कांटेक्ट में आए, अफेक्टेड आदमी, तो ऐसा एकदम से उसे कुछ असर नहीं होता है, परंतु जैसे समय बीतता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो ये इसका फैलने का है। तो इसको तोड़ने का भी जो ब्रेकिंग वो है कि अपन को कैसे रोकना है। तो इसमें बचाव में ही इसे रोकने का साधन है। तो इसको बचाने का माध्यम है कि अपन कम से कम जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है, पूरे विश्व में बात हो रही है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि अपन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कि वो ड्रॉपलेट जो है नॉर्मली 1-2 फीट तक ही जाता है, इसके आगे नहीं जाता, तो अब 3 फीट या उससे ज्यादा की दूरी रखें। तो सबसे बड़ा बचाव यही है कि अपन क्राउडेड प्लेस में बिल्कुल नहीं जाएं तो मास्क लगा के जाएं जी। तो एक तो ये बने, इसको रोकने का है। दूसरा है, यदि आपको किसी वजह से भी अपन को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ रहा है किसी भी वजह से, तो फिर हम मास्क लगा के जाएं। मास्क जो है 2-3 तरह के मास्क अपने यहाँ अपने अवेलेबल हैं। एक होता है नॉर्मली सर्जिकल, जो डॉक्टर्स पहनते हैं, सर्जिकल मास्क, 3 लेयर मास्क होता है, और एक होता है कि घर में बना हुआ कपड़े का मास्क होता है। और आजकल बहुत चर्चा हो रही है N95 मास्क की, जो कि स्पेशली इसके लिए बना है, इसमें वायरस इसमें से फिल्टर हो सके, इसमें से नहीं निकल पाता है। तो 3 तरह के जो हो गया, तो एक पहले तरह का जो कॉमन मास्क है, इसको लगाने से भी अपन बहुत जनसाधारण पब्लिक जितनी भी है, अपने सबके लिए सर्जिकल मास्क वो बहुत ही उपयोगी है जी। इसमें अपन यदि लगाए रखें तो अपने आप को भी बचाव करते हैं, और यदि अपन संक्रमित हैं तो दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये तो मास्क पे बात हो गई। अब N95 जो मास्क है, ये स्पेशली बनाया गया है इसके लिए, इसके थ्रू इससे जो है वायरस बिल्कुल नहीं फैलता। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है तो जो इससे कोविड-19 से पीड़ित हैं, जिससे इसके थ्रू बाहर ना निकले, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके उपचार में लगे हैं, तो इसमें पैरामेडिकल वर्कर्स हो गया, नर्सेज हो गई और डॉक्टर्स हो गए, जो भी उसके आसपास जो कार्य करते हैं, उनके लिए ये N95 मास्क है। कि हर कोई, जैसे अपन देखते हैं कई बार के हर व्यक्ति चाहता है मेरे को N95 मास्क चाहिए, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाए, अपन साधारण मास्क लगाएं, वो भी चलेगा। यदि आपके पास नहीं है ये सर्जिकल मास्क, तो इवन घर पे बना हुए कपड़े का, जो अच्छे कपड़े का बना हुआ है, जिसमें
वो भी बहुत उपयोगी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि N95 मास्क जो होता है वो सबके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ जो चिकित्सा जगत में है और डायरेक्ट रोगियों मरीजों के संपर्क में है उनके लिए ही N95 मास्क की जरूरत है। इसलिए बहुत होड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें N95 मास्क मिल जाए। और घर में कपड़े का बना हुआ मास्क, अच्छे कपड़े का बना हुआ मास्क बहुत पर्याप्त है संक्रमण रोकने के लिए, खासकर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। बहुत उपयोगी बातें आपने बताई। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, मास्क के ऊपर ही अगर हम केंद्रित करें तो मास्क, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और एक में संदिग्ध होने के लक्षण हो सकते हैं, यदि दोनों व्यक्तियों ने मास्क लगाया हुआ है और दोनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग है, तो क्या वहां संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, यदि सस्पेक्टेड वो है पेशेंट और दूसरा नॉर्मल है जी, तो उसमें देखिए पास में यदि रहेंगे तो यदि मास्क लगाया है तो जो इसमें संभावना कम हो जाती है। यदि साथ में 3 फीट का अपन ने वो भी लिया हुआ है, 1 मीटर का डिस्टेंस जो है, तो उससे काफी उससे अपना बचाव हो जाता है। और हाथ नहीं मिलाना है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना है। यदि हाथ नहीं मिलाएंगे तो उससे भी बहुत बचाव है। जी, बहुत जरूरी चीज है। यानी आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में भी आते हैं, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, फिजिकल कांटेक्ट किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी आप काफी हद तक सुरक्षित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी डॉक्टर साहब, आपने हैंड हाइजीन की बात की, हाथ की स्वच्छता की बात की। हाथ की स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? देखिए, हैंड हाइजीन ये है, इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज है, अपन घर से निकलते हैं तो हर चीज को हाथ से ही अपन करते हैं। जैसे घर का दरवाजा खोलना है, मोबाइल को जेब में रखना है, या ताला लगाना है, या अपन कार का दरवाजा खोलते हैं, या ऑफिस का खोलते हैं, या टैक्सी में बैठते हैं, या बाजार में जाते हैं, हर जगह अपन हाथ से ही डील करते हैं। तो हाथ का सबसे जरूरी चीज है कि अपन हाथ को इन्फेक्ट ना होने दें। तो इसके लिए, रोकने के लिए हैंड हाइजीन को बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। तो इसको हैंड हाइजीन कैसे करना है, इसका मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि साधारण कि अपन बार बार साबुन से हाथ धोते रहे, किसी भी तरह का सामान्य साबुन हो या एंटीबैक्टीरियल साबुन हो, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। तो एक वो है अपन करें, और बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, इसमें वीडियो भी बहुत उपलब्ध है कई जगहों पे। और नहीं तो अपन को कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट के बीच या हैंड वॉश करना है, यदि अपन वॉश उससे कर रहे हैं। और दूसरा एक जो है वो अपना जो है हैंड सैनिटाइजर जो है, अल्कोहल बेस्ड रहता है। ये बहुत ही उपयोगी है, और ये अपन छोटे से बॉटल में, पैंट में भी रख सकते हैं, अपने पॉकेट में। तो अपन जो रोजमर्रा के काम से जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अपन को सोप और पानी मिलना मुश्किल होता है। तो मैं जो हैंड सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइजर अवेलेबल है वो बहुत ही उपयोगी है। आपने लिया और आपने प्रॉपरली 20 सेकेंड तक आपको हाथ में चारों तरफ से, पूरे आगे पीछे, उंगलियों के बीच में, अंगूठों के आसपास, ये अपन को इसको आपस में इसको रगड़ें 20 सेकेंड तक, तो आपका जो है ये वायरस जो है ये खत्म हो जाता है। तो आपका हैंड जो है सैनिटाइज हो जाता पूरा। तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। ये एक बहुत ही प्रमुख चीज है। जैसे अपन कहीं बाजार जा रहे हैं तो कांटेक्ट में आ रहे हैं, हर चीज में वो लगा हुआ है। तो इसको रोकना ये है। इसी के थ्रू अपन घर में लाते हैं। जैसे घर में आए बाहर से, सबसे पहले या तो हैंड वॉश करें, बिल्कुल किसी को टच नहीं करें। घर को दरवाजा कोई भी खोले दूसरा व्यक्ति, आप सीधे नल पे जाएं और हाथ धोएं। उसके बाद फिर किसी चीज को धोएं, इवन अपने कपड़ों को या घर में किसी और चीज को टच भी ना करें। अच्छा, हैंड हाइजीन का इम्पोर्टेंट जी बहुत इम्पोर्टेंट है हाथ की सफाई का, हैंड हाइजीन का, जिसकी बात आपने बताई कि किस तरीके से कर सकते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी और साबुन है तो सैनिटाइजर की खास जरूरत नहीं है, लेकिन जहां आपके पास पानी और साबुन नहीं है वहां आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और आराम से आप जेब में रख के चल सकते हैं उसे। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की बात आपने की। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज आपसे हम और जानना चाहेंगे कि अक्सर हम ये भी कहते हैं, जो हमारे गाइडलाइंस हैं, जो हमारे परामर्श हैं, आपके डॉक्टर फेटर्निटी द्वारा जो परामर्श जारी किए जाते हैं, उसमें ये बात कही जाती है कि अपने चेहरे को अपने हाथ से ना छुएं। ये क्या चीज है? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप माने अपने आप काम से बाहर हैं, इवन आपने चेहरे पे मास्क भी लगाया है या नहीं भी लगाया, तो मैंने बताया ना कि जो सबसे पहले आपके हाथ ही इन्फेक्ट होते हैं। किसी भी चीज को आप टच करेंगे, रेलिंग पे चढ़ रहे हैं तो हाथ में है, दुकान में रख रहे हैं तो हाथ रख रहे हैं, सामान ले रहे हैं तो हाथ में है, तो हाथ से ही है। यदि आपने इन्फेक्टेड कोई चीज पे हाथ रखा और चेहरे पे रखा तो वो इन्फेक्शन आपके चेहरे पे है। तो इसमें जो
संक्रमित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इवन आपने मास्क लगाया, आपने चेहरे में माथा खुजाया या गाल खुजाया या कुछ भी किया अपन, तो वो आपको तोड़ना है, वो अपन को नहीं। बिल्कुल ध्यान रखें स्थिति कि अपन को चेहरे पे हाथ ले ही नहीं जाना किसी भी तरीके से। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और अब हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया और उसके लक्षण भी जाहिर हो गए। जी जी, तो वो लक्षण क्या है जिससे उसके आसपास के लोग और व्यक्ति खुद ये पहचान करे कि वो कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज हो सकता है? तो इसमें देखिए, मैं आपको जैसे शुरू में तो उसको हल्का सा जुकाम जैसा लगता है कि मेरे को जुकाम हो रहा है, हल्का सा दूसरा जो लक्षण आता है वो फीवर आता है। हल्का सा उसको लगेगा कि फीवर आ रहा है और वो फीवर कम ज्यादा होता रहता है। और उसके नाक उसको टसी टसी से लगेगी, उसको लगेगा कि नाक चोक हो रही। और उसको जो है यदि आगे बढ़ता है तो कोई चीजें अपन बुखार में, यदि नॉर्मल बुखार से यदि अपन ज्यादा अपन को फील हो रहा है तो फिर उसके नाक में जो फंसने का है वो रहता है। बट इसमें एक ही डिफरेंस है, जो नॉर्मल जुकाम में होता है कि उसमें नाक बहती है। इसमें वाले जो कोरोना वायरस में अभी तक देखने में आया है, स्टडी हुई है कि नाक इसमें बहती नहीं है। तो एक ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और यदि ये मरीज का यदि ठीक से अपन आगे इसकी बीमारी बढ़ी तो फिर इसको गले में ये नीचे उतर जाता है, तो आपको गले में दर्द होना, निगलने में दिक्कत होना, खांसी बार बार आना, छींके बार बार आना, ये 2-3 दिन चलता है। इस बीच में यदि ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ तो वो उसको कंट्रोल होने की संभावना बढ़ती है। अन्यथा फिर जो है वो सीधे से लंग्स में यदि इन्फेक्शन चला गया, जिसकी चांसेस बहुत होते हैं, तो वो चला गया। और यदि यंग पर्सन है तो संभावना कम होती है। यदि वो एल्डरली पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, माने बुजुर्ग है और शुगर की बीमारी से ग्रसित है, तो उसमें संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि उसकी शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे लोगों को और विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहे। मतलब जो एल्डरली, अपने जो भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, रीनल फेलियर के पेशेंट, माने किडनी रोगों से प्रभावित, इनकी जो है इम्यूनिटी जो है जो सामान्यतः बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों को अलग से विशेष ध्यान रखने की मैं सलाह दूंगा कि वो अपना विशेष बचाव रखें। और ऐसे ही लोगों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई कि ये जो ऐसे लोग घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, तो संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशंस में हैं ये? जी जी, कोमॉर्बिड कंडीशंस है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक चीज से ग्रसित है और उसके ऊपर ये दूसरा आ जाएगा तो कोमॉर्बिड। जी, यानी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पहले से ही कमजोर होती है और ये वायरस का भी अगर आक्रमण हो गया, संक्रमण हो गया तो खतरा बढ़ जाता है। खतरा बढ़ जाता है, ऐसा आपका कहना है? जी। मरीज जब हॉस्पिटल में आता है, संदिग्ध मरीज जब हॉस्पिटल में आता है तो उसको अलग रखने की क्या व्यवस्था होती है? बहुतायत में ये शब्द इस्तेमाल होता है, क्वारंटाइन करना और आइसोलेट करना। हॉस्पिटल में किस तरीके से ये बंदोबस्त की जाती है? बिल्कुल, देखिए क्वारंटीन एक शब्द है कि विदेशी शब्द है इंग्लिश का। इसमें है मरीज को इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो मैंने अभी बताया था शुरुआत में, उस पीरियड को निकालना। जैसे शुरुआत में जितने भी मरीज आए अपने बाहर से, उनको अपन जैसे इसका इंक्यूबेशन पीरियड रखा है 14 दिन का, तो जितने भी आए ऐसे सस्पेक्टेड थे उनको अपन ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया सरकार ने, भारत सरकार ने। तो देखिए विभिन्न जो मिलिट्री एयर बेसिस पे इनको रखा गया था, वो क्रॉस होने के बाद ही, जिसमें बिल्कुल नेगेटिव हो गए, मतलब कोई संभावना नहीं हुई होने की, उनको ही फिर रिलीज किया। तो ये क्वारंटीन का मतलब होता है। दूसरा शब्द होता है आइसोलेशन का। आइसोलेशन का मतलब है कि आपको ये सस्पेक्टेड है, ये कांटेक्ट में आए मरीज के और उसके बाद में इन्होंने जो है ये हाईली सस्पेक्ट हो गए कि इनको होने की संभावना है, ऐसे मरीज को हम आइसोलेट कर देते हैं। अपने यहाँ भी आइसोलेशन सेंटर सागर जिले में बनाए गए हैं। ऐसे में इनको रखते हैं, इनका माने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, फिर इनका टेस्ट सैंपलिंग जरूरी है। हमारे गाइडलाइन के हिसाब से तो सैंपलिंग की जाती है और उसको उस हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो इसको मैनेजमेंट हो गया कि इसको अपन कैसे करना। तो नॉर्मली अपन आजकल ये हो रहा है कि यदि विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री है, नंबर 1, नंबर 2, यदि व्यक्ति ऐसे किसी विदेश यात्रा से करके आया, उसके संपर्क में आया और उसको
लक्षण भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऐसे व्यक्तियों को अपन इसमें आइसोलेशन में रखते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं। और तीसरा जो होता है कि उनके घर पे जैसे एक इन्फेक्टेड आदमी आ गया, किसी भी जैसे सागर संभाग में आया या किसी और जिले में इन्फेक्टेड आया और उसे भी पता नहीं कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, तो वो पूरी सोसाइटी में घूम रहा है और 25 लोगों से मिल रहा है, तो ये फिर सेकेंडरी साइकिल शुरू हो जाती है कि वो पूरे जो आसपास के व्यक्तियों को, संबंधित व्यक्तियों को वो इन्फेक्ट करने लगता है। तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट रहती है, तो ऐसे लोगों को भी आइसोलेशन में रखना पड़ता है। जी। घर में भी लोग क्वारंटाइन में रह सकते हैं अगर संभावना है यदि वो घर में अच्छा घर है और उसकी व्यवस्था है उसके अलग रूम की, तो ऐसे व्यक्ति को हम यूजुअली एडवाइज करते हैं जिसमें लक्षण नहीं है, उसमें जो है कांटेक्ट में आया है, तो अपन उसको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। व्यक्ति खुद से ही समझदारी का परिचय दे, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे, और अगर उसका कहीं ट्रैवल हिस्ट्री रहा है तो अपने आप को स्वयं को वो जो है आइसोलेट कर सकता है, मतलब होम क्वारंटाइन कर सकता है 14 दिन के लिए, ताकि वो अपने लोगों को संक्रमित ना कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बोलना चाहूंगा कि यदि उसके कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है या ट्रेवल की हिस्ट्री है, तो कई लोग क्या रहता है परेशानी से बचने के लिए इन्फॉर्म नहीं करते, मगर आज तो ये समझदार आदमी वो है कि आप जाके जो है प्रशासन को बताएं कि हम जो है आए, तो कम से कम आप अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और सोसाइटी को बचा सकते जी। और डॉक्टर साहब बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जो है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी किए गए हैं। जी, आप उन पे भी जानकारी दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपने बात की कि जब मरीज आता है क्वारंटाइन आइसोलेशन की व्यवस्था होती है, जिस भी उसकी सीवियरिटी के हिसाब से, उसकी गंभीरता के हिसाब से, तो वहां पे मेडिकल कॉलेज में या जिन भी अस्पतालों में इन्हें भर्ती किया जाता है, बहुत बात होती है वेंटिलेटर्स की, आईसीयू की, पीपीई की। तो ये इन तीनों चीजों के बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि ये तीनों चीजों का क्या इस्तेमाल होता है और किन के लिए इस्तेमाल होता है और किन कंडीशंस में, किन स्थितियों में इनका इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं पहले तो बात करूंगा पीपीई किट पे, जिसके आजकल मेरे ख्याल से हर दिन न्यूज़पेपर में आता है और सब जगह चर्चा का भी विषय रहता है। तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट कहलाती है। इसमें बेसिकली ये केवल उन लोगों के लिए जरूरी है जो संक्रमित व्यक्ति है और उसको ट्रीट करने वाले। यदि हॉस्पिटल में भर्ती है, एचडीयू में हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जिसमें साधारण मरीज रखे जाते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होते, तो ऐसे मरीज को एचडीयू में रखते हैं। और ऐसे को केवल जो है हमें पीपीई किट पहनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, N95 मास्क लगाते हैं जिससे वो इन्फेक्शन दूसरों को ना दे। और मगर इसमें जो ट्रीटिंग जो पर्सन्स होते हैं, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो जो उसके पास जाएगा उसका पूरा देखभाल करने के लिए, वो उनके लिए पीपीई किट जरूरी है। तो इसमें नॉर्मली क्या रहता है, पूरा बॉडी कवर होता है और फेस कवर होता है, फेस मास्क होता है, N95 मास्क होता है और पूरा ऊपर से नीचे तक, नीचे शू कवर होता है और साथ में ग्लव्स होते हैं, 2 ग्लव्स होते हैं और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए कि इन्फेक्शन के लिए ना हो। और ये इस तरीके से होता है क्या है कि बिल्कुल एक बार जैसे किसी व्यक्ति ने पहना, जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल तक, ये एक बार पहनने के बाद में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तक उतारना नहीं रहता जब तक आप ड्यूटी पे हैं। बिल्कुल कठिन होता है, अंदर से पसीना आता है आपको, तो इस तरह की परेशानियां भी होती हैं, मगर यह है कि जरूरी है अपने बचाव के लिए, तो हम लोग एडवाइस करते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट्स अपने पास होते हैं, पीपीई की बात आप कर रहे हैं, रीयूजेबल होता है, इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं हम? नॉर्मली ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या जो एक्सटर्नल सरफेस होता है उस पर वायरस आ जाता है, तो उस समय तो दोबारा यूज बिल्कुल हम लोग एडवाइस नहीं करते। बाकी फिर उसको यदि अपन माने डिस्पोजेबल बनाया हुआ है तो एज पर गाइडलाइन, तो हम लोग दोबारा यूज करने का बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं अब आईसीयू और वेंटिलेटर्स की बात करते हैं कि वेंटिलेटर्स की संख्या की बात होती है अपने देश में कितने हैं, और अभी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हॉस्पिटल क्षमता निर्माण में लगे हुए हैं, तो इनकी आवश्यकता किन मरीजों को होती है? देखिए, आईसीयू का मतलब ये होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसमें जो सीरियस मरीज होंगे, कोविड-19 के मरीज हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जो सांस से पीड़ित है, ऐसे ही मरीजों को ये अपन आईसीयू में रखते हैं, सीरियस पेशेंट जी। तो इसके लिए इसमें अपन को जो ऊपर से अपन ऑक्सीजन देने के तरीके भी होते हैं। एक होता है सीधे अपन सिलेंडर से या सेंट्रल पाइपलाइन से अपन फेस मास्क पे लगा के ऑक्सीजन देते हैं, तो इससे भी मरीज के लिए बहुत हेल्प होती है कि उसे कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन मिल जाती है।
दूसरा होता है कि जो मरीज किसी भी कारण से अपने आप सांस लेने में सक्षम नहीं हो पाते, उनका जो है ऑक्सीजन लेवल ब्लड में, उसको माने SpO2 कहते हैं, उनका लेवल जो ब्लड का लेवल मेंटेन नहीं होता, 90 से नीचे आने लगता है। SpO2 वो यदि 90 से नीचे आने लगा और मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इन स्पाइट ऑफ कि अपन उसको ऑक्सीजन भी एक्सटर्नली दे रहे हैं, ऐसे पेशेंट के लिए जो है, जो कि टोटल आप सोचिए यदि 100 पेशेंट इससे कोविड के हैं, उसमें से केवल मुश्किल से जो है 5% से भी कम लोगों को जरूरत पड़ेगी वेंटिलेटर जी। बाकी लोगों को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। एल्डरली है, कोमॉर्बिड कंडीशन में है तो आवश्यकता होती है, अदरवाइज उसको कोई जरूरत नहीं होती। तो हमारे यहाँ जो अपने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स भी हैं और हमारे यहाँ भी पर्याप्त संख्या में है वेंटिलेटर। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि केवल 5% से कम मरीजों को ही जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर्स की। इसका मतलब कि कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं जी, वो अपनी इम्यूनिटी से काफी हद तक इससे लड़ लेते हैं और रिकवरी उनकी हो जाती है। देखिए, कोई भी बीमारी है उसमें अपन इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस। अपन केवल इन्फेक्शन कंट्रोल दवाओं से करते हैं। बाकी जो रोग के लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी, तो वही आपको बचाती है। यदि आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो आपको माने बचाने में सक्षम इतनी नहीं हो पाती। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन रहें। दूसरा, एजिंग फैक्टर, इम्यूनिटी एज के साथ और फिर कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ जो मैंने अभी बताई है आपको, यदि ये साथ में है तो फिर और संभावना थोड़ी सी, इसलिए एल्डरली पेशेंट्स के लिए अपन विशेष ध्यान रखते हैं कि उनका जो है सीरियस कंडीशन में ना जाए। यानी कि जो मरीज होता है उसकी इम्यूनिटी जो है इतनी ताकतवर होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेती है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद मान लीजिए कि कोई कोरोना पेशेंट है, हमने समाज में ये भी सुना है कि डॉक्टर्स की तरफ से भी ये मैसेज जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है भेज करके कि कोरोना पेशेंट जब रिकवर होकर आते हैं तो उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो क्या ये कहीं डर होता है कि कोरोना पेशेंट जो रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल सही हो चुके हैं, उनके दोबारा से संक्रमित होने की संभावनाएं होती हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं कहूंगा कि देखिए, दोबारा जितने भी हमारे मरीज हैं ठीक होके भी जाएंगे या यहाँ से यदि सीरियस भी नहीं है, भर्ती आइसोलेशन में ही रहे, तो भी हम उन्हें 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में बोलते हैं कि वो और किसी से ना मिले, जिससे एक तो वो खुद भी है एक सोर्स, और दूसरा क्या है कि दोबारा री इन्फेक्ट होने के भी चांसेस कम आए हैं, इंसिडेंस कम है, मगर है जरूर। जैसे कि अभी चाइना में सुन रहे हैं कि फिर से वुहान में केसेस कुछ नए आउटब्रेक होते हैं। जी। तो इस तरह की चीज है। तो इसमें यदि जो संक्रमित हुआ दोबारा भी हो सकता है यदि कांटेक्ट में आएगा सेम उसके। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने बताई। इसमें आखिरी में आपसे 2 प्रश्न हम और पूछना चाहेंगे, 2 प्रश्नों के बारे में और आपसे चाहेंगे कि आप जानकारी दें। एक तो ये है कि कैसे की जानकारी मिलती है कि मरीज अब स्वस्थ हो चुका है, जिसके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए थे, आपको कैसे मालूम चल जाता है कि अब ये स्वस्थ हो चुका है? कितने नेगेटिव रिपोर्ट आपको चाहिए होते हैं उसको कंफर्म करने के लिए? ये नॉर्मली जो संक्रमित व्यक्ति है तो इसका नॉर्मली अपन पहले टेस्ट रिपोर्ट में आया कि ये संक्रमित पॉजिटिव रिपोर्ट आए, फिर उसके बाद में गाइडलाइन के हिसाब से अपन फिर जो है कुछ दिन बाद उसका सैंपल लेते हैं, नॉर्मली 8 से 10 दिन बाद लेते हैं। तो यदि वो देखते हैं कि वो नेगेटिव आया क्या, तो ऐसे एक हफ्ते के बाद फिर तो 2 नेगेटिव टेस्ट होने चाहिए, तब अपन उसे मानते हैं कि उसका जो है इन्फेक्शन खत्म हो गया बॉडी में। जी। फिर उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है और फिर प्रॉपर तरीके से। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि 2 लगातार आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ गया तो आप ये मान लेते हैं कि मरीज जो है स्वस्थ हो चुका है, वायरस का संक्रमण खत्म हो चुका है। आखिरी में एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। बहुत आजकल दवाइयों को भी लेकर के चर्चाएं हैं और लोग बिना डॉक्टरी परामर्श के दवाइयां ले लिया करते हैं। इसी तरह एक दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इस दवा के बारे में आप क्या बताएंगे और किन लोगों को ये दवा लेनी चाहिए? जी, अभी ये भी बहुत पेपरों में भी आ रहा है और सब लोग इस शब्द से वाकिफ हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये जैसे जो मलेरिया के लिए यूज करते हैं क्लोरोक्विन फॉस्फेट, उसी का एक रूप है। तो वो अभी जितनी स्टडी विश्व भर में हो रही है उसमें ये देखा कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है काफी इफेक्टिव है इस बीमारी से लड़ने के लिए। और कुछ स्टडी में ऐसा है कि कुछ लोगों ने ट्राई किया कि जो लोग इसमें लगे हैं, माने इसके इलाज में लगे हैं, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, इनको भी अपन ने जो है तो इसमें माने कुछ स्टडी बोल रही कंफर्म नहीं है, मगर कि
फिर भी यह है कि ये बचाव करने के अपने को रिजल्ट्स मिले हैं। बट इसका मेन रोल जो है कि जो संक्रमित है उसको वो तो लेना ही है, उसको तो अपन देते ही हैं, और साथ में जो साथ में लगे हुए हैं वो उनको भी अपन देते हैं कि ये उससे ना ले पाए। तो ये प्रोटेक्शन का प्रोफाइलेक्टिकली भी हम माने देते हैं जो मरीज को इलाज में है। उसके साथ क्लोरोक्विन का आप नॉर्मली मलेरिया के लिए अपन दवाई लेते हैं तो देखिए पूरा आपका पेट खराब हो जाता, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता, वीकनेस आ जाती है, और कई बार क्या रहता है साए की कान में आवाजें आने लगती हैं। तो इस तरह के इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। तो माने ऐसा नहीं है कि बस मीठी गोली हो के अपन ने खा ली, तो उसके वो भी हैं, मगर यह है कि रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के, इसलिए बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। जनसाधारण के लिए तो मैं बोलूंगा कि ना लें तो अच्छा है। जी और ले भी तो डॉक्टरी सलाह से लाएं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिरी में बस आपसे एक संदेश हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि लॉकडाउन को सफल बनाना क्यों जरूरी है, इसका पालन करना क्यों जरूरी है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा लॉकडाउन ही है जिससे कि आदमी जो है बिल्कुल निकले ही ना, बिल्कुल ये है तभी सफल होगा। देखिए, इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन फैलता है, उसको कैसे रोकेंगे? आपको एक दूसरे से मिलने से रोकना है। तो यहाँ से जैसे एक कंटेनमेंट, जैसे एक एरिया यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो यदि दूसरा व्यक्ति उस एरिया में जाएगा तो वो संक्रमित होगा। तो एक लॉकडाउन ही एक तरीका है जिससे कि हम इस बीमारी को कड़ी को तोड़ सकते हैं। तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया और अर्ली निर्णय लिया है, इसकी वजह से देखिए आप देखिए दूसरे देशों के मुकाबले अपने देश में बहुत माने उतना भयावह रूप नहीं ले पाया। नहीं तो देखिए अमेरिका में क्या हाल है, इटली में और स्पेन, जर्मनी, आप सब जगह अपन रोज पेपर में पढ़ते हैं आंकड़े। तो वो मेरे ख्याल से लॉकडाउन ही एक तरीका है पॉपुलेशन को बचाने का। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लोग मूव नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो हम बीमारी को काफी हद तक कंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर एसके पिप्पल, अधीक्षक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, आपने हमारे श्रोताओं को जटिल तकनीकी शब्दावली जो चिकित्सा जगत में प्रायः आजकल कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर के इस्तेमाल की जा रही हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला और बेहद सरलता से आपने उनको विस्तार से समझाया। इसके लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने वक्त निकाला, हमारे श्रोताओं से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दीपक जी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।